अभी तक हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर आज हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग नया टेंस पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस आप पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा जो है उसकी पहचान क्या है, सबसे जरूरी है ये जानना। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब पहचान। कैसे आप पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में? तो लिखिए, यदि हिंदी वाक्य के अंत में हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आए तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। आपने देखा, यदि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आए तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। किस टेंस में होगा डियर स्टूडेंट्स? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। आदि आए तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है? कोई पूछे आपसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है, तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या बताएंगे? यदि हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि आए तो वह वाक्य किस टेंस में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे
वह पुस्तक पढ़ेगा। देखिए, वह पुस्तक पढ़ेगा। सीता गीत गाएगी। वे स्कूल जाएंगे। आपने क्या देखा कि वे स्कूल जाएंगे। आपने क्या देखा, हिंदी वाक्य के अंत में गा, देखिए गा आया है कि नहीं, गा गे गी आया है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं, यदि हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आदि आ रहा है तो वह सेंटेंस किस टेंस में हो रहा है, वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो रहा है। अब आपसे कोई पूछे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है हिंदी में, तो आप बताएंगे यदि हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आदि आए तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा, सीता गीत गाएगी, वे स्कूल जाएंगे, तुम प्रश्न हल करोगे, पिताजी बाजार जाएंगे, अध्यापक तुम्हें पढ़ाएंगे। ऐसे जब आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो आप क्या पा रहे हैं कि वह हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आ रहा है। यदि गा गे गी आया तो वह किस टेंस में होगा, वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्लियर है? एनी डाउट? तो आप इसे नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आपने अभी पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन। अब इसकी हेडिंग पड़ेगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब। क्या हेडिंग पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आप क्या जवाब देंगे, विल एंड शैल। तो आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इसकी विल एंड शैल। अब देखिए ये दो हेल्पिंग वर्ब होगी, एक विल हो गई और एक दूसरी हमारी क्या होगी, शैल हो गई। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हुई डियर स्टूडेंट, विल एंड शैल, दो हुई। अब हेडिंग आप डालेंगे, इसका यूज आप कैसे करेंगे, यूज हेल्पिंग वर्ब का यूज, यूज ऑफ विल एंड शैल। विल एंड शैल का प्रयोग, किसके साथ विल लगाएंगे और किसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, वो हम जा रहे हैं। आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा उसके सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो इसमें भी जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम यूज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर 1 जान लीजिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करते हैं, शैल का प्रयोग करते, आई और वी के साथ क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करते हैं। जबकि जबकि शेष अन्य सभी के साथ, शेष अन्य सभी के साथ, सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, शेष अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, शेष अन्य सभी के साथ विल। आप क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट आई और वी के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग कर रहे हैं। आई और वी को छोड़ दीजिए और जितने आपके सब्जेक्ट होते हैं, ही, से, एक, किसी का नाम हुआ, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी नाम हुआ, उसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, आई और वी के अतिरिक्त जो भी सब्जेक्ट आपका आएगा उसके साथ आप क्या प्रयोग करेंगे, विल। क्लियर है, डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम आपको नोट्स लिखवाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नोट्स नोट्स आपको ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी आपसे ये पूछ देता है कि यदि अवश्य आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, जैसे मैं अवश्य पढ़ूंगा, तो वहां पर किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो वहां पर आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और शेष अन्य सभी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, यदि अवश्य आ गया तो, अवश्य आ गया तो क्या करेंगे, आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और शेष अन्य सभी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, तो वही नोट्स में लिख लीजिए। यदि सेंटेंस में सेंटेंस मतलब वाक्य, यदि सेंटेंस में अवश्य आ जाए, आ जाए तो अवश्य की अंग्रेजी, अवश्य की अंग्रेजी हम नहीं लिखते, अवश्य की अंग्रेजी नहीं लिखते। बल्कि उस वाक्य में, उस सेंटेंस में, बल्कि उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। अब आप सोच रहे हैं क्या चेंज कर देते हैं? अर्थात आई व वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और शेष अन्य सभी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। आपने क्या देखा कि जब अवश्य आ जाता है, मैं अवश्य पढ़ूंगा, मैं अवश्य खेलूंगा, हम अवश्य पढ़ेंगे, हम अवश्य मैच जीतेंगे, तो अवश्य की इंग्लिश वहां नहीं लिखी जाती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अवश्य आने पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया जाता है। आई और वी के साथ जहां शैल का प्रयोग होता था वहां विल का प्रयोग कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ इसीलिए लिखा गया कि यदि अवश्य आ गया सेंटेंस में तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, अन्य से सभी के साथ शैल का, अतः हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं। उसी से क्या होता है? अवश्य की इंग्लिश कवर हो जाती है। अर्थात आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, एग्जामिनर भी पूछ लेता है, तो ये अवश्य ध्यान रखें। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी फाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हेडिंग हमारी पड़ेगी फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, इसी को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे कोई कुछ पूछे कि किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो V1, V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए जब एक ही फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक ना, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, काल फर्स्ट फॉर्म है, सीट फर्स्ट फॉर्म है। तो कोई पूछे, एग्जामिनर पूछे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया के किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। क्लियर है? एनी डाउट? आगे बढ़े। अब देखिए ट्रांसलेशन बनाने का नियम, कैसे आप ट्रांसलेशन बनाएंगे? ट्रांसलेशन बनाने का नियम, ट्रांसलेशन बनाने का नियम, ट्रांसलेशन बनाने का नियम। ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे? अब एक एक सेंटेंस को हम लोग पढ़ते चलेंगे
पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पहले भी बताया है, अभी भी मैं बताने जा रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग न हो और क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग न हो, उसे ही हम अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें नॉट का यूज न हो और क्वेश्चन वर्ड का यूज न हो। क्लियर है? तो आप एक लाइन ड्रा करिए। पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट जो भी करता होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। सेकेंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करेंगे। विल या शैल जो यूज होगा मैंने लिखवाया है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और शेष अन्य सभी के साथ विल का। क्लियर है? उसके बाद थर्ड नंबर पर आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फोर्थ पर आया ऑब्जेक्ट और फिफ्थ पर आया कंप्लीमेंट। ठीक है? पहले सब्जेक्ट जो भी दिया रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद विल शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। विल शैल का यूज आप सभी लोग जानते हैं। सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और शेष अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग। जैसे तुम कविता याद करोगे। तुम कविता याद करोगे। ठीक है? कौन कविता याद करेगा? तुम। यहां पर सब्जेक्ट क्या आ गया? तुम। आया कि नहीं सब्जेक्ट? तुम की स्पेलिंग क्या होगी? यू। अब मैंने आपसे क्या बताया? अब सब्जेक्ट के बाद विल और शैल में से जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसे यूज करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया? आई और वी को छोड़ दें तो जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? विल का। आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे और उसके अलावा जो भी आएगा उसके साथ हम किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? तो तुम के साथ क्या लगाओगे बेटा? विल। यू विल। यू विल। याद करना का लर्न। यू विल लर्न अ पोयम। यू विल लर्न अ पोयम। तुम कविता याद करोगे। करोगे अंत में आप क्या देख रहे हैं कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है? तो नोट कर लें। और एग्जाम्पल आप देखें, अभी आपको समझ में आएगा। सेकेंड, मैं ट्रेन से दिल्ली मैं ट्रेन से दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली जाऊंगा।
देखिए कह रहा है कि मैं ट्रेन से दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसमें कौन दिल्ली जाएगा, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। और इसके बाद अब क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। आपने कहा क्या, आई और वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डियर स्टूडेंट, शैल। हाँ गुड। तो आई के साथ क्या यूज हम कर लिए, शैल, आई शैल। अब देखिए मुख्य क्रिया अंत में, मुख्य क्रिया क्या है, जाऊंगा, आई शैल गो। अब इसके पीछे क्या है, जाऊंगा के पीछे दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली, DELHI, ठीक है। दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, नाउन है, इसीलिए डी क्या है, कैपिटल से आपको लिखना है, किसी भी शहर के नाम को कैपिटल से लिखना है। अब देखिए किससे जाएंगे, ट्रेन से, तो बाई ट्रेन, बाई ट्रेन, TRAIN, ठीक ना। आई शैल गो टू दिल्ली बाई ट्रेन, मैं दिल्ली ट्रेन से जाऊंगा, या मैं ट्रेन से दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वे क्रिकेट मैच खेलने के लिए तुम्हें बुलाएंगे, ठीक। वे तुम्हें क्रिकेट मैच खेलने के लिए बुलाएंगे, ठीक है। कौन बुलाएगा, वे। वे की इंग्लिश क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्या है, दे, गुड। वे की स्पेलिंग दे, हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, दे हो गया, ठीक है। क्या हो गया, दे हो गया, ठीक है। अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, विल। दे के साथ क्या लगाएंगे, विल। दे के साथ आप क्या लगाएंगे, विल। तो आपने क्या देखा, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगेगी, विल, दे विल। देखिए क्लियर है, दे विल। अब देखिए उसके बाद बुलाएंगे, बुलाना की स्पेलिंग क्या होती है, बताइए, काल। क्या होती है, काल, CALL। दे विल काल, किसे बुलाएंगे, तुम्हें, दे विल कॉल यू, क्या करने के लिए, टू प्ले, टू प्ले, PLAY, टू प्ले अ क्रिकेट मैच, टू प्ले अ क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट मैच, MATCH। कह रहा है कि वे तुम्हें, ठीक है ना, क्रिकेट मैच खेलने के लिए बुलाएंगे। दे विल कॉल यू टू प्ले क्रिकेट मैच, किस लिए बुलाएंगे, क्रिकेट मैच खेलने के लिए, किसके लिए, क्रिकेट मैच खेलने के लिए। दे विल कॉल यू टू प्ले अ क्रिकेट मैच, क्लियर है। तो आपने देखा, ठीक है, कि हिंदी वाक्य के अंत में गागेगी आ रहा है, तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, विल या शैल। आई के साथ क्या लगा रहे हैं, शैल, और अन्य सभी के साथ क्या लगा रहे हैं, विल। अब एक बार अवश्य देख कर देखिए, ठीक है, अवश्य वाली आप देख लीजिए, वह अवश्य स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, अवश्य आ गया कि नहीं आ गया, अवश्य आ गया। ये देखिए अवश्य की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, यदि अवश्य आ गया तो हम क्या करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब को
चेंज कर देते हैं। कौन स्कूल जाएगा, तो वह की स्पेलिंग क्या होगी, ही। वह की स्पेलिंग क्या होगी, ही विल, ही विल। अब देखिए अवश्य आ गया है, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। ही के साथ विल के जगह पर अब क्या आप यूज करेंगे, ही के साथ अब शैल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाए, ही शैल। अब आपका हो जाएगा ही शैल गो टू स्कूल। ये ध्यान दीजिए, यदि अवश्य आ गया तो अवश्य की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, अवश्य के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। वह अवश्य स्कूल जाएगा, ठीक है, ही शैल गो टू स्कूल। यदि यही अवश्य नहीं रहता तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो जाती, विल। क्लियर है, एनी डाउट, आगे बढ़े तो नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द अवश्य है। जिस सेंटेंस में नहीं शब्द का अवश्य यूज किया गया हो वह निगेटिव सेंटेंस होता है। अब निगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे ये आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। सेकंड नंबर पर आप क्या करेंगे, विल या शैल का प्रयोग। थर्ड नंबर पर क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि नहीं शब्द आ गया। और फोर्थ नंबर पर क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और फिफ्थ नंबर पर ऑब्जेक्ट। और सिक्स्थ नंबर पर कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पहले सब्जेक्ट, विल या शैल, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग। क्लियर है। अब देखिए विल शैल के ही बाद नॉट लगता है। आप बार बार मैं कह रहा हूं नॉट का प्रयोग हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करते हैं, अपर सॉरी निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है, निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट अवश्य आएगा। अब देखिए ट्रांसलेशन, अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। देखिए अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। देखिए नहीं शब्द आ गया कि नहीं आ गया, जब नहीं शब्द आ गया तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कौन तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा, अध्यापक। तो द टीचर ठीक। अब टीचर के साथ विल शैल में से क्या लगाओगे डियर स्टूडेंट्स, विल। क्या लगाओगे, विल। द टीचर विल। अब देखिए विल के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब नॉट। विल के बाद क्या है, नॉट। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो द टीचर विल नॉट,
अब मुख्य किया क्या है, पढ़ाएंगे। पढ़ाना का क्या होता है, टीच, TEACH। बहुत लोग रीड लिखते हैं, रीड क्या, पढ़ना है। पढ़ाना अलग है, पढ़ना अलग है, दोनों में अंतर है। तो द टीचर विल नॉट टीच यू, किसको नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हें। द टीचर विल नॉट टीच यू इंग्लिश, क्या नहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेजी। द टीचर विल नॉट टीच यू इंग्लिश। समझ में आ रहा है। आपने क्या देखा, निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल या शैल नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। द टीचर विल नॉट टीच यू इंग्लिश। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। मोहन बाजार से हरी सब्जी नहीं लाएगा। मोहन बाजार से हरी सब्जी नहीं लाएगा, नहीं लाएगा, नहीं खाएगा। क्यों, है कि नहीं है। अब कह रहा है मोहन बाजार से हरी सब्जी नहीं लाएगा। अब कौन नहीं लाएगा बेटा, मोहन। तो मोहन हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। क्लियर है। मोहन क्या है, सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट लिखें पहले, तो मोहन की स्पेलिंग आप लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो हो जाएगा मोहन। अब देखिए, मोहन के साथ विल शैल में से क्या यूज करेंगे, मोहन के साथ विल का प्रयोग करेंगे, मोहन विल। उसके बाद क्या है, नाट है तो नाट का प्रयोग करेंगे, मोहन विल नाट। उसके बाद अंत में लाएंगे। लाना की स्पेलिंग ब्रिंग होती है, बहुत गलतियां होती हैं, ध्यान से देखिए। मोहन विल नॉट ब्रिंग, क्या नहीं लाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल। फ्रॉम मार्केट, कहां से नहीं लाएंगे, फ्रॉम मार्केट। मोहन विल नॉट ब्रिंग ग्रीन वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। मोहन बाजार से हरी सब्जी नहीं लाएगा। तो आपने क्या देखा, निगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद हम नॉट का यूज कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है, आप इसे नोट कर लें। नोट हो गया, आगे बढ़ें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इस गली के कुत्ते इस गली के कुत्ते तुम्हें देखकर नहीं भौंकेंगे। अब देखिए, आपके गली में कुत्ते होते हैं, वह किसी को देखकर भौंकते हैं और किसी को देखकर नहीं भौंकते हैं। जिनको पहचानेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, जिनको नहीं पहचानेंगे तो अपना वह करामात करेंगे। क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए, इस गली के कुत्ते तुम्हें देखकर नहीं भौंकेंगे। कौन नहीं भौंकेगा बेटा, इस गली के कुत्ते। ये हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। इस गली के कुत्ते, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। देखिए इतना।
तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, सब्जेक्ट की इंग्लिश हम लिखेंगे। तो इस गली के कुत्ते की स्पेलिंग क्या होगी? द डॉग्स ऑफ दिस स्ट्रीट, द डॉग्स ऑफ दिस स्ट्रीट, इस गली के कुत्ते, विल नॉट bark to see you, कह रहा है इस गली के कुत्ते तुम्हें देखकर नहीं भौंकेंगे। द डॉग्स ऑफ दिस स्टेट विल नॉट बार्क टू सी यू, बार्क माने भौंकना। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देखिए, सुमन अपने सहेलियों के साथ मंदिर नहीं जाएगी। कौन नहीं जाएगा? सुमन। किसके साथ? अपने सहेलियों के साथ। कुछ राज होगा तभी तो नहीं जाएगी, अकेले जाएगी। क्लियर है? तो देखिए, आप देख रहे हैं, सुमन अपने सहेलियों के साथ मंदिर नहीं जाएगी। डियर स्टूडेंट, लिखा है ना, कौन मंदिर नहीं जाएगा? सुमन। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सुमन। क्लियर है? तो आप लिखेंगे सुमन। अब सुमन सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और सुमन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे डियर स्टूडेंट? क्या लगाएंगे? विल। क्या लगाएंगे? विल। सुमन विल। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? नॉट। तो यहां लिखिए सुमन विल नॉट। अब फाइनाइट वर्ब क्या है? जाएंगे, गो टू टेम्पल। सुमन विल नॉट गो टू टेम्पल। किसके साथ? विथ। अपना अपने की इंग्लिश यहां क्या होगी? सुमन एक लड़की है और यहां पर इसीलिए अपना अपने की इंग्लिश हर होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा सुमन विल नॉट गो टू टेम्पल विथ हर फ्रेंड्स। with her friends. सुमन will not go to temple with her friends. तो आप क्या देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आपको मैं बार बार कहता हूं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस हम एक साथ पढ़ाते हैं। ठीक है? यदि नॉट का उसमें यूज करेंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, और यदि नॉट का यूज नहीं करेंगे तो वह केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आप पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आप पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आपसे मैं बार बार कहता हूं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं।
चाहे वह हिंदी का हो चाहे वह इंग्लिश का हो, दोनों लिटरेचर में दो ही सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव या इंट्रोगेटिव के। क्लियर है? तो रूल नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 यह कहता है यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो ट्रांसलेशन बनाने का रूल या नियम निम्न है। यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या है, यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। क्लियर है? तो चलिए इसका हम एरो बनाते हैं। कैसे आप ट्रांसलेशन बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, सॉरी इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल नंबर फर्स्ट हम लोग का चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। इंट्रोगेटिव का रूल नंबर फर्स्ट है, स्टार्ट है क्या से, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। क्लियर है? सेकेंड नंबर पर सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पर नॉट रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे और नहीं तो नहीं। फोर्थ नंबर पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ नंबर पर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिक्स नंबर पर कंप्लीमेंट, अंत में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। पहले विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। मैं कह रहा हूं यदि आपका, तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, विल शैल सब्जेक्ट, नॉट रहेगा नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो आप किसकी प्रयोग सबसे पहले करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। आइए किस टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल। क्लियर है? तो आइए अब ट्रांसलेशन लिखते हैं।
अभी आपको समझ में आएगा। ये ध्यान रहे बार बार, यदि नहीं शब्द आएगा तभी नाट का प्रयोग करेंगे और नहीं तो नहीं। यदि नहीं शब्द हट गया तो केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और यदि नहीं शब्द आ गया तो वह आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या एग्जाम्पल है, क्या मधु प्रतिदिन मंदिर में पूजा करेगी। कह रहा है क्या मधु प्रतिदिन मंदिर में पूजा करेगी। क्या से शुरू है, करेगी भी आया है लेकिन नहीं शब्द नहीं आया है, नहीं ना आया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एनी डाउट? तो कौन पूजा नहीं करेगा, मधु, तो हो जाएगा विल मधु नहीं शब्द नहीं है तो नहीं लगाएंगे, विल मधु वर्शिप इन द टेम्पल डेली, इन द टेम्पल डेली, एवरी डे भी लिखते हैं, डेली भी लिखते हैं। क्या मधु प्रतिदिन मंदिर में पूजा करेगी, विल मधु वर्शिप इन द टेम्पल डेली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमने क्या देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि क्या से यदि स्टार्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए हैं। हेल्पिंग वर्ब से देखिए विल का प्रयोग किए हैं, तब सब्जेक्ट लिखे हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखे हैं, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लिखे हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप इसे नोट कर लें। नोट कर लिए? चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस गांव के लोग, सॉरी क्या से स्टार्ट करना है, क्या इस गांव के लोग नदी के किनारे नदी के किनारे नहीं जाएंगे। क्या इस गांव के लोग नदी के किनारे नहीं जाएंगे? आपने क्या देखा, क्या से स्टार्ट है, तो हम सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे। विल द पीपल ऑफ दिस विलेज will the people of this village not go to the bank
ऑफ रिवर। क्या इस गांव के लोग नदी के किनारे नहीं जाएंगे? विल द पीपल ऑफ दिस विलेज नॉट गो टू द बैंक ऑफ रिवर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा? क्या मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा? क्या मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा? ठीक है, तो देखिए क्या से शुरू है, तो क्या से शुरू है तो कौन पतंग नहीं उड़ाएगा? तो मैं। यहां मैं सब्जेक्ट आ गया, तो मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? बोलिए क्या यूज करेंगे? हाँ, शैल का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या सबसे पहले यूज करेंगे? शैल। तो यहाँ लिखेंगे शैल। अब सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स? आई, तो शैल आई। अब नाट है तो नाट, शैल आई नाट। अब उड़ाना का क्या होता है? फ्लाई, FLY। शैल आई नॉट फ्लाई अ काइट? क्या मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा? अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। क्या मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा? शैल आई नॉट फ्लाई अ काइट? क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? फोर्थ देखिए, क्या वे तुम्हें नहीं गाली देंगे? इसमें तो आप लोग मास्टर हैं। क्या वे तुम्हें गाली नहीं देंगे? क्यों? तो क्या से शुरू है तो क्या हो जाएगा? विल। सब्जेक्ट क्या है? दे। उसके बाद क्या? नॉट एब्यूज यू। क्या वे तुम्हें गाली नहीं देंगे? क्या वे तुम्हें नहीं गाली देंगे? विल दे नॉट एब्यूज यू? तो आपने क्या देखा? ठीक है कि सेंटेंस क्या है, क्या से शुरू है, इसीलिए यहां पर विल का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो विल का प्रयोग कर रहे हैं या चाहे सेल का प्रयोग। विल सेल तो प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार कर रहे हैं। तो जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाएगा तो आप उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? इसे आप नोट कर लें। अब हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। इनके रूल 2 क्या कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है इंट्रोगेटिव निगेटिव का? आप भी जानते हैं। यदि हिंदी, रूल नंबर 2, आप हेडिंग पहले डाल लें, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है? यदि हिंदी, यदि हिंदी
के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड समझ रहे हैं क्या होता है? क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। क्वेश्चन वर्ड अर्थात क्या, कब, क्यों, कहाँ, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। निम्न है। आपने क्या देखा? यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आए, यदि हिंदी वाक्य के बीच में, ठीक है, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कैसे आप ट्रांसलेशन बनाएंगे उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो आप क्या पढ़ रहे थे? यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या है, रूल नंबर 1 ये कहता है। रूल नंबर 2 कह रहा है यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, ठीक है, तो एरो बनाइए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। QW मतलब क्वेश्चन वर्ड। अर्थात क्या आएगा तो यहाँ क्या लिख दोगे डियर स्टूडेंट? व्हाट। यहाँ क्या लिखेंगे? व्हाट। यदि क्या आ गया, यदि आप कहाँ आ गया तो वेयर, यदि आपका कब आ गया तो व्हेन। अर्थात जो भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे उनकी इंग्लिश आप लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे में से कुछ भी आएगा उसी की सबसे पहले आप इंग्लिश लिखेंगे। सेकेंड नंबर पर क्या लिखेंगे? ये देखिए फार्मूला भी पूछते हैं एग्जामिनर। सेकेंड नंबर पर विल या शैल। ये आपके वाइवा में एग्जामिनर पूछते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का फार्मूला बताइए या ड्रा करिए, कैसे इसका ट्रांसलेशन हम बनाते हैं। तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, उसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या रहेगा? नाट रहेगा तो नाट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट बने वाक्य पूरक। उसके बाद क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क का साइन रहेगा। क्लियर है?
तो पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। क्लियर है? तो यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे आता है, तो आप ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल जो उसकी हेल्पिंग वर्ड रहेगी उसकी इंग्लिश लिखेंगे, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। आप देखेंगे कि यदि नाट रहेगा तभी नाट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं है बार। इसीलिए मैं इसको राउंड कर दे रहा हूं, घेरा कर दे रहा हूं कि आपको ये पता रहे यदि नाट आएगा तभी यूज करेंगे। अभी ट्रांसलेशन देखिए, समझ में आएगा। तुम प्रश्न कब हल करोगे? तुम प्रश्न हल कब करोगे? अब देखिए, कब बीच में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2। कब देखिए आपका बीच में आया है, ठीक है? नहीं शब्द नहीं आया है, नहीं शब्द आया नहीं। तो तुम प्रश्न कब हल करोगे, तो सबसे पहले कब की स्पेलिंग लिखेंगे व्हेन, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे विल, उसके बाद यू सॉल्व द क्वेश्चन। When will you solve the question? तुम प्रश्न कब हल करोगे? देखिए सेंटेंस के बीच में कब आ गया, इसीलिए उसकी इंग्लिश पहले लिखी गई। क्लियर है? आप इसे नोट कर लें। नोट कर लिए? आइए और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। क्या, सॉरी, किसान किसान खेत क्यों नहीं जोतेगा? कह रहा है किसान खेत क्यों नहीं जोतेगा, ठीक है? देखिए बीच में क्यों आया और नहीं भी आया, तो यहां पर क्या हो गया, यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया कि नहीं? तो कौन खेत नहीं जोतेगा? किसान। तो सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग क्या हम लिखेंगे? वाई। हो गया। अब देखिए किसान के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल। वाई विल द फार्मर, FARMER, द फार्मर नॉट प्लाउ द फील्ड। फील्ड माने खेत, FIELD। वाई विल द फार्मर नॉट प्लाउ द फील्ड? किसान खेत क्यों नहीं जोतेगा? क्लियर है? आप देख रहे हैं कि यह कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, मैं क्रिकेट मैच
क्यों नहीं खेलूंगा। कह रहा है कि मैं क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेलूंगा। ठीक है, मैं से ही स्टार्ट हुआ लेकिन बीच में क्यों आ गया, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि स्पेलिंग क्या लिखेंगे, वाई। और देखिए मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शैल, वाई शैल। और सब्जेक्ट क्या है बेटा, आई। और क्या, नाट भी दिया है तो यहाँ नाट का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, वाई शैल आई नॉट प्ले अ क्रिकेट मैच। प्ले अ क्रिकेट, वाई शैल आई नॉट प्ले अ क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेलूंगा। तो आप देख रहे हैं यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या कब क्यों कहां कैसे आ रहा है तो हम ट्रांसलेशन कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख रहे हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद यदि नाट दिया है तो नाट का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है। क्या रेखा रेखा बागीचे में कब जाएगी। रेखा बागीचे में कब जाएगी। ठीक है, देखिए कब बीच में आ गया है, कौन बागीचे में जाएगा, रेखा। कौन जाएगा बेटा, रेखा। ठीक ना, तो कब की स्पेलिंग यहां लिखेंगे, कब की स्पेलिंग क्या होगी, व्हेन। कब की स्पेलिंग व्हेन, WHEN। क्लियर है। अब देखिए व्हेन विल, व्हेन विल रेखा, व्हेन विल रेखा गो टू गार्डन, व्हेन विल रेखा गो टू गार्डन, रेखा बागीचे में कब जाएगी। क्लियर है। इसमें नहीं शब्द नहीं आया है इसीलिए हम यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। इसके दो रूल्स हुए। फर्स्ट रूल्स क्या कहता है कि यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या आएगा तो ट्रांसलेशन हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे थे। और सेकेंड रूल क्या कहता है, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो हम लोग क्या उसके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर रहे थे। क्लियर है। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, आप पहले इसको नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पर कुछ एक्सरसाइज किया जाएगा, कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, कैसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, ओके, कोई डाउट। तो आप इसे नोट कर लें। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इससे पहले भी हम बताए थे, चेंज इनटू सेंटेंस पहले भी हम लोग किए थे। आज फिर से हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज को। अभी इसी से आपको पता चलेगा कि आप कितने कर पा रहे हैं।
देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दे देता है ही विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। कह रहे इसको इंट्रोगेटिव बनाइए। ठीक है, अब देखिए इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है। ही विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ब्रैकेट में दे दिया है, इसे किस में बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए दिया है कि नहीं। आपने पढ़ा है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल, ठीक ना, कि कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से। पहले हम देखें ये किस टेंस में है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब पाया, ठीक ना, इसकी विल, इसकी हेल्पिंग वर्ब आपने क्या पाया, विल। तो विल और शैल किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले केवल ओनली इंट्रोगेटिव बनाना है, न कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना है, यह आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर विल को बाहर करेंगे, विल, उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही, विल ही, उसके बाद वर्ब सॉल्व, विल ही सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाइएगा, यह आपके पेपर में आता है। ठीक है, यदि आपको टेंस नहीं पता है, उसके सेंटेंस नहीं पता है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, गलत कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई शैल गो टू मार्केट, ब्रैकेट में दे देगा निगेटिव। ब्रैकेट में क्या दे दिया कि आप इसे निगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए। आई शैल गो टू मार्केट, इसको आप क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि निगेटिव में क्या होता है, नहीं शब्द आता है, वहां नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे आई, हेल्पिंग वर्ब शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद गो टू, उसके बाद मार्केट, उसके बाद तो आई शैल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले बताइए। बहुत इजी है, आपके पेपर में आएगा, और वाइवा में भी एग्जामिनर जब लेता है तो आप ही के जो आप कॉपी बनाए रहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल, उसी पर लिख कर ऐसे कहेगा इसको चेंज करिए। किस में चेंज करिए, निगेटिव में, अफर्मेटिव में। थर्ड देखिए, विल यू नॉट, will you not buy a new car, ब्रैकेट में दे देगा अफर्मेटिव। ब्रैकेट में क्या दे दिया, अफर्मेटिव। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं विल से स्टार्ट है, और विल से स्टार्ट होने के साथ साथ आपका अंत में सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का भी चिन्ह दिया है। इसलिए यह हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव
सेंटेंस है। यदि नॉट भी दिया है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट है और नॉट भी दिया है। अब इसको हमको अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाना है। किसमें चेंज आपको करना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते समय आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट विल या शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू है कि नहीं, यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। उसके बाद वर्ब क्या है, बाई, ए, न्यू कार, फुल। यू विल बाई ए न्यू कार, विल यू नॉट बाई ए न्यू कार का अफर्मेटिव आपने बनाया, यू विल बाई अ न्यू कार। आपने क्या देखा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को आपने अफर्मेटिव में चेंज कर दिया, यू विल बाई अ न्यू कार। कोई डाउट किसी स्टूडेंट्स को, कोई दिक्कत? आप इसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। कैसे सेंटेंस को भरेंगे, कैसे इसमें वर्ब का यूज करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को आपको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान ब्रैकेट में दिए रहते हैं, उसको भरना रहता है। अब कैसे भरेंगे, देखिए, मान लीजिए दे दे माई फादर, ब्रैकेट में दे दिया देखिए ऐसे दिया, माई फादर गो टू दिल्ली टुमारो, TOMORRO, ठीक है, टुमारो। माई फादर टुमारो, TOMORRO, TOMORRO। अब देखिए, आपने देखा टुमारो आ गया। जैसे मैंने बताया था, यदि सेंटेंस में स्टरडे आता है तो वह आपको पास्ट इंडेफिनिट में भरना था। यदि टुमारो आ गया तो समझिए फ्यूचर की बात कर रहा है। अब इसमें विल और शैल भी यूज होगा, तभी ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप भरेंगे माई फादर विल go to Delhi tomorrow, my father will go to Delhi। क्लियर है? ऐसे ही आपका दे दे ब्रैकेट में लिख दे शैल या विल, आई
इम्पटी खाली स्थान दिया है डैश, ब्रैकेट में टीच दिया, यू टुमारो, टुमारो फिर से आ गया, तो आप समझ गए ये फ्यूचर में है। तो क्या इसके साथ होगा, सेल और विल जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो हम यूज ही करेंगे, तो आई के साथ क्या लगा देंगे, सेल, आई सेल टीच यू, आई सेल टीच यू। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए दूसरे टेंस में दे देता है, ही ब्रैकेट में फ्लाई अ काइट स्टरडे। देखिए ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है, स्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, तो आप समझिए ये पास्ट की बात कर रहा है। स्टरडे आ गया, हमने बताया था जब स्टरडे आ जाए तो समझ लीजिए ये पास्ट टेंस है। तो डियर स्टूडेंट ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हम क्या वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, फ्लाई का फ्लू होता है, तो यहाँ आप क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म फ्लू, ही फ्लू अ काइट स्टरडे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फिलअप करना है ब्रैकेट में दिए गए हैं यह कैसे होंगे, पूरे सेंटेंस को ध्यान पूर्वक केयरफुली आपको पढ़ेंगे तभी जाकर आपको जानकारी होगी, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, आपका ये जो भी नंबर है वह आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, दे देखिए दिया दे, इम्पटी खाली स्थान दिया है, ब्रैकेट में दिया है डू या डज, उसके बाद नॉट पोस्ट दिस लेटर। आपने देखा, अब देखिए ये डू और डज किस टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा रहा था तो उस समय हमने क्या लिखवाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, डू किसके साथ लगाएंगे यह भी लिखवाया गया था, डज किसके साथ लगाएंगे यह भी लिखवाया गया। डू किसके साथ लगाएंगे कोई बताएगा, किसके साथ यूज करेंगे बताइए, यस बहुवचन सब्जेक्ट प्लूरल नंबर के साथ, गुड, बहुवचन करता है उसके साथ क्या आप लगाएंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दे क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, दे डू नॉट पोस्ट दिस लेटर, दे डू नॉट पोस्ट दिस लेटर। इस तरह से आपके पेपर में टेंस से रिलेटेड आते हैं और भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। जब आप बरहो टेंस पढ़ेंगे तो समझिए आपके पॉलिटेक्निक्स के जो भी हैं, पॉलिटेक्निक्स के लगभग 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और कंपटीशन के भी इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3 टेंस कंप्लीट किए, कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 3 टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत इसे नहीं हो रही होगी। डियर स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लें और इसको नोट्स बनाया करें। जब आप इसे नोट्स बनाएंगे तब आप क्या, जब मन करेगा तब आप कॉपी को पलट कर देखेंगे, ठीक है। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इसे जरूर अपने कॉपी में नोट्स बनाते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन और इस पर हम करते हैं, देखिए क्या है। I did not कभी कभी आपके पेपर में इस तरह से भी दिया है, आई डिड नॉट राइट अ पोयम। अब लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, जब आप देख रहे हैं डिड का प्रयोग हो गया तो आप कंफ्यूज ना होइए, आप क्या करिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए। लेकिन आप लोग क्या देखते हैं कि डिड दिया है, राइट दिया है, तो कोई सेकंड फॉर्म यूज करने लगता है, कोई थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दे। वह कब गलतियां होती हैं, जब आपको नियम नहीं मालूम होते हैं, रूल्स आपको नहीं पता है, तो ये गलतियां आप करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देने से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि इसमें रूल्स क्या लागू होगा। क्योंकि लड़के देखते हैं यहाँ राइट दिया है, कहेंगे अरे ये तो फर्स्ट फॉर्म में लग रहा है रोट लिखाएगा, और जब रोट यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आई डिड नॉट राइट अ पोयम, अब देखिए जो दिया है हम वही लिख दिए, अब ये आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यदि यहाँ पर रूट लिख देते तो वह आपका क्या होता है, इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब तक आपको बरहोट टेंस पर कमांड नहीं होगा तब तक आप ये फिलअप नहीं कर पाएंगे, करेक्ट वर्ब का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें अपने कॉपी में। ठीक है।